चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की काली घाटी का महल और नीली चिड़िया। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। श्रीपुर गांव में एक धनी जमींदार रहता था। राम, बलराम और कालू नामक उसके 3 बेटे थे। राम सबसे बड़ा था, बलराम दूसरे नंबर का और कालू तीसरे नंबर का। कालू का रंग एकदम काला था। उसके दोनों बड़े भाई गोरे थे, इसलिए वे अक्सर अपने छोटे भाई से नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। अबे कहाँ मर गया था कालू के बच्चे? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। चिलम ठंडी हो रही है, जल्दी से ताजी करके ला। बड़े भैया, मैं बापू की दवा लेने गया था। बापू को दवा देकर अभी चिलम भर देता हूँ। कालू के उत्तर से बड़ा भाई भड़क उठा। अबे दवा जरूरी है या मेरी चिलम? पहले चिलम भर कर ला। भैया, बापू बहुत सख्त बीमार हैं। मालूम है मेरे को, 2 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा। जल्दी जा, दफा हो। जाता हूँ भैया। हाँ, जल्दी जा। रोते रोते कालू ने चिलम में आग भरी। हे भगवान, मेरे भाइयों को सद्बुद्धि प्रदान कर। दूसरी ओर बीमार जमींदार अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। खो खो। हरिया, मेरे बेटों को बुलाओ। जल्दी जल्दी करो। खो खो। अभी बुलाता हूँ मालिक। थोड़ी देर बाद तीनों बेटे जमींदार के पास इकट्ठे हुए। राम बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम सबसे बड़े हो, सारी जायदाद आपस में बराबर बराबर बांट लेना। कालू अभी छोटा है, उसका उसका ख्याल रखना। हिच। बाबूजी। कुछ ही पलों में बूढ़ा जमींदार स्वर्ग सिधार गया। हाय बाबूजी, हमें अकेला छोड़कर चले गए। पिता के अंतिम संस्कार के बाद राम और बलराम ने बूढ़े नौकर हरिया को बैठक खाने में बुलवाया। हरिया, बाबूजी तो स्वर्ग सिधार गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं सोचता हूँ अब तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। आप ठीक कहते हैं बड़े भैया। ये आप क्या कह रहे हैं छोटे सरकार? इस बुढ़ापे में मैं अब कहाँ जाऊँगा? जैनू में जाओ, पर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हमें नौकर की ज़रूरत नहीं है, कालू ही काफ़ी है। हरिया चला गया तो बलराम ने राम से कहा, यह आपने बहुत अच्छा किया बड़े भैया। खाम खा यहाँ यह बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता। बलराम, तुम काफ़ी समझदार हो। मैं सोचता हूँ क्यों न हम यहाँ की जायदाद बेचकर शहर चले। सुना है शहर में बड़ा मज़ा है। राम की बात से बलराम की बाँछें खिल गई। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली भैया। यहाँ गांव में क्या रखा है? खेती बाड़ी मुझसे तो होगी नहीं। लेकिन भैया, हम अपने पुरखों का घर बार छोड़कर जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पास इतनी दौलत है कि हम शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सकते हैं। तू अगर नहीं जाना चाहता तो यहीं रह। जब आप ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? राम बलराम ने जल्दी गांव का पुश्तैनी मकान और ज़मीन बेचकर नगद पैसा बना लिया और शहर जाने की तैयारी कर ली। मुसीबत के वक्त यह चाकू काम आ सकता है बड़े भैया। रास्ते का मामला है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिले। तू पागल है कालू, सब्जी काटने का यह चाकू भला किस काम आएगा? चल जल्दी कर। गांव से निकलकर तीनों एक भयानक जंगल से होकर गुजरे। भैया, रात गिर आई है, आगे घना जंगल है। क्यों न आज की रात यहीं काट ले। तू मूर्ख है, इस जंगल में कोई डर नहीं है। मैं कई बार रात में इधर से गुजरा हूँ। जंगल पार करके ही पड़ाव करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बीच जंगल में पहुँचते ही डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। बांध कर डाल दो सालों को और छीन लो इनका सारा माल। डाकू नहीं। डाकुओं ने तीनों भाइयों को पेड़ से बांध दिया और गाड़ी हाँक कर ले गए। अब क्या होगा भैया, हम तो कंगाल हो गए। डाकू हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। यह सब इसकी वजह से हुआ है, कालू मनुष्य है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक चीता अपनी ओर आता दिखाई दिया तो भय के कारण राम बलराम की गिग्गी बंध गई। लेकिन कालू जरा भी भयभीत नहीं हुआ। राम भैया, अब क्या होगा? यह चीता तो हमें खा जाएगा। हे भगवान, रक्षा करो। घबराओ मत भैया, मैं कुछ उपाय करता हूँ। कालू ने हाथ मोड़कर किसी तरह चाकू निकाला। अरे यह चाकू, तू इससे चीता मारेगा? हमारे तो हाथ पैर बंधे हैं। भैया, मैं इससे रस्सी काटूंगा।
ओ आखिर मुसीबत में यह काम आ ही गया। भैया बातें मत करो, चीता नज़दीक आ रहा है, पहले से रस्सी काटने दो, जल्दी कर भाई। रस्सी कट गई तो तीनों जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गए। हिस हिस। सारी रात वे पेड़ पर टंगे रहे। सुबह होते ही चीता चला गया तो उनकी जान में जान आई। भैया इससे तो हम घर पर ही रहते तो ठीक था। चुप कर, यह सब इस मनुष्य कालिए की वजह से हुआ है। ठीक है भैया, फिर मैं यही रहूँगा, तुम लोग आगे जाओ। ठीक है, हम जाते हैं। इसे भी आने दो भैया, हमारे दो काम ही करेगा। तीनों फिर आगे चल दिए। जंगल से निकलकर वे एक नदी के किनारे काल भैरव के मंदिर के पास पहुँचे। आहा भैया, यहाँ तो फल लगे हैं, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बलराम। भैया तुम फल तोड़ो, मैं पानी लाता हूँ। कालू को मंदिर के बरामदे में एक घड़ा रखा दिखाई दिया। पानी लाने के लिए इस घड़े के अलावा यहाँ कोई बर्तन दिखाई नहीं दे रहा। कालू घड़े को लेकर नदी पर पहुंचा और उसने जैसे ही उसे जल से भरकर उठाया, अरे इसमें तो छेद ही छेद है, पानी कैसे रुकेगा। कालू को परेशान देखकर पास के पेड़ पर बैठी एक नीली चिड़िया ने कहा, ए बोले लड़के, बुद्धि का इस्तेमाल करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। गीली चिकनी मिट्टी से घड़े के छेदों को बंद कर और तब पानी भर। तुम ठीक कहती हो प्यारी चिड़िया, मैं जब परदेश से वापस लौटूंगा तब तुम्हारे लिए बहुत सारे दाने लाऊंगा। कालू ने चाकू से चिकनी मिट्टी उखाड़ी और घड़े पर उसका लेप किया। बुद्धि का इस्तेमाल करने से सचमुच बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। शाबाश। उधर जल्दी जल्दी फलों को खाते हुए दोनों भाई सलाह कर रहे थे। बलराम, यह कालू बड़ा मनुष्य है, इसकी वजह से ही हमारा इतना नुकसान हुआ है। क्यों न हम उसे मंदिर में बंद करके आगे निकल जाए। शहर में हम भला उसे अपने साथ कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। तुम ठीक कहते हो भैया, इसे बंद करना ही ठीक है। कालू पानी लेकर पास आया तो राम ने कुछ सड़े हुए फलों की ढेरी की और इशारा करके कहा, पानी नीचे रख और वे फल पड़े हैं, खा ले। अच्छा भैया। कालू ने फलों को अपने दोनों हाथों में उठाया और मंदिर की ओर बढ़ा। अबे इन फलों को लेकर कहाँ जा रहा है? मैं पहले भगवान को भोग लगाऊंगा भैया, फिर बाद में खाऊंगा। ठीक है, जा जल्दी कर, बड़ा आया भगवान का भगत। नाटक करता है ससुरा। भैया इसे मंदिर में बंद करने का यह बड़ा अच्छा मौका है, आओ। कालू ने भगवान काल भैरव के सामने फलों का ढेर लगा दिया। हे भैरव बाबा, ये फल मेरी कमाई के नहीं है, अतः मैं इन्हें नहीं खा सकता और तुम्हें भेंट में भी नहीं दे सकता, इसलिए इन्हें यहीं छोड़े जा रहा हूँ। फल चढ़ाकर मंदिर से बाहर आने के लिए कालू दरवाजे के पास आया तो वह बंद था। अरे यह दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? दरवाज़ा खोलो भैया, मुझे यहाँ किसी ने बंद कर दिया है। उधर मंदिर के बाहर अजीब तमाशा हो रहा था। फल खाने से दोनों भाइयों राम और बलराम का गर्दन से नीचे का शरीर गधे का हो गया था। अरे यह क्या हो गया भैया, तुम्हारा तो सारा शरीर गधे का हो गया। अबे मेरा नहीं तेरा, तू गधा बन गया है। तभी किसी का भयानक कटास वहाँ गूंजा तो दोनों ने चौंक कर देखा कि सामने की ओर से एक भयानक राक्षस अपने कंधे पर किसी आदमी को लादे अपनी स्त्री के साथ चला आ रहा है। छोड़ छोड़ छोड़ो छोड़ छोड़ दो मुझे। हा हा हु। अरे अब यह क्या मुसीबत आई। बड़े भैया अब बेमौत बड़े भैया अब बेमौत मारे गए। हम बेमौत मारे गए। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ राक्षस राज। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, अपने जानवरों को मारकर तुम्हारे सामने मांस का ढेर लगा दूंगा। हा हा, तुझे छोड़ दूं, तुझे बलि चढ़ाकर ही तो मैं अपना यज्ञ पूरा करूंगा और तेरे रक्त में नहलाकर नीली चिड़िया को फिर से राजकुमारी बनाऊंगा। चुप कर, वरना गर्दन उड़ा दूंगा तेरी। हा हा, मैं इसका कलेजा खाऊंगी। तभी राक्षसनी की नज़र राम बलराम पर पड़ी तो वह जोर से टास कर उठी
हा हा, आदमी गधा, आदमी गधा। अरे ये कौन है, पकड़ो दोनों को। राक्षस की स्त्री तेजी से झपटी और उसने राम बलराम दोनों की गर्दनें दबोच ली। हा हा, आदमी गधा, आदमी गधा, ऐसा कभी देखा न सुना। आज देवता जरूर खुश होगा। हा हा। यह हम किस मुसीबत में फंस गए राम भैया, उफ। राक्षस ने आदमी को अपने कंधे पर लादे लादे राम बलराम से पूछा, कौन हो तुम? जरूर तुमने ये फल खाए हैं। जी जी कालू। ओह। राक्षस चीखा, क्या बकता है, काल भैरव को कालू कहता है? मैं अभी तेरी भेंट देवता को चढ़ाता हूँ। नहीं, वो उधर कालू आ। बाहर शोर सुनकर मंदिर के भीतर बंद कालू ने दरवाजे की झिरी में से झांक कर देखा तो चौंक पड़ा। अरे बाप रे, ये तो कोई भयानक राक्षस है। पर ये गधे। सहसा उसे एक तरकीब सूझी। मुझे क्षमा करना भैरव बाबा, मुझे कुछ देर के वास्ते नाटक करना होगा। कुछ ही पलों में कालू ने अपना कुर्ता उतार कर रूंड मूंड की माला अपने गले में पहन ली और मूर्ति के पास रखा फरसा उठा लिया। नीली चिड़िया ने कहा था कि बुद्धि से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। देखे, शायद यह तरकीब काम कर जाए। पर यह गधे कहाँ से आए? राक्षस राज, दरवाज़ा खोल, वरना एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। धाड़। दरवाजे पर लात पड़ने की आवाज़ और कालू की क्रोध भरी आवाज़ सुनकर राक्षस और उसकी स्त्री चौंके। अरे भीतर कौन है? का काल कालू। मंदिर के भीतर से आती आवाज़ से राक्षस और उसकी पत्नी दोनों घबरा गए थे। उधर मत जाओ, लगता है देवता नाराज हो गया है। मैंने पहले ही मना किया था कि इस सूदखोर अमीर को मत ले चलो, यह राजा का आदमी है। तू चुप कर, पहले मुझे देखने दे। भीतर कालू दरवाजे पर कान लगाकर बाहर की बातें सुन रहा था। उनकी बात सुनकर, अच्छा तो यह बात है, देखता हूँ इसे। कालू ने दोबारा दरवाजे पर लात मारी। अबे हरामखोर, दरवाज़ा खोल जल्दी से। आज मैं सूदखोर और इन दोनों गधों से पहले तुझे खाऊंगा। धाड़। कालू की आवाज़ सुनकर राक्षस घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। स्वामी, आज यहाँ से वापस चलने में ही भलाई है। लगता है देवता आज बहुत नाराज हैं। ए हाँ, नहीं। तभी मंदिर का पुराना दरवाज़ा टूटकर बाहर की ओर आ गिरा। ठहर जा, भागता कहाँ है? बाप रे। राक्षस और उसकी स्त्री के भाग जाने के उपरांत कालू ने उन गधों की ओर देखा तो चौंक पड़ा। अरे तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई बड़े भैया? हमें बचा लो कालू, बगीचे के फल खाने से ही हम गधे बन गए हैं। हे भगवान, क्या जीवन भर हमें इसी तरह रहना होगा? तभी अमीर आदमी आगे बढ़ा। यह जादुई फलों का बाग है मित्रों, इन्हें खाकर आदमी की यही दशा हो जाती है। लगता तुम तीनों भाई हो। कुछ भी हो, आज तुम लोगों की वजह से ही मेरी जान बच पाई है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस मुसीबत से मुक्ति दिलाता हूँ। आओ, सोचो मत। अमीर आदमी तीनों को लेकर नदी किनारे पहुंचा। इस नदी में स्नान करने से तुम्हें फिर से अपना रूप प्राप्त हो जाएगा। नदी में स्नान करने से? फिर तो हम अभी स्नान करते हैं। राम बलराम ने तुरंत नदी में स्नान किया। तुझे फिर से अपना रूप मिल गया बलराम। बड़े भैया तुम्हें भी। उधर पेड़ पर बैठी नीली चिड़िया कह रही थी, बोले लड़के, मुझे काली घाटी के महल से छुड़ाना, अपने भाइयों से सावधान रहना। तभी अमीर आदमी ने उन्हें साथ चलने की दावत दी। तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें राजा के पास काम दिलाऊंगा। राजा के पास मेरी बहुत पहुँच है। यह तो बड़ी खुशी की बात है, वाह। कालू ने रूंड मूंड की माला फिर से देवता के गले में पहना दी और अपने कपड़े पहन लिए। अरे जल्दी से आ कालू, देर हो रही है। भैरव बाबा, मुझे क्षमा करना, आपकी कृपा हुई तो आपके गले में सोने का तोड़ा चढ़ाने आऊँगा। पर यह काली घाटी का महल कहाँ है बाबा? और यह नीली चिड़िया कौन है? दोनों भाइयों के शोर मचाने से कालू को भैरव बाबा का उत्तर नहीं मिल सका।
अतः वह मन मार कर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जल्दी करो, सांझ होने से पहले हमें शहर पहुंच जाना चाहिए। हम तो आपसे भी तेज चल सकते हैं। नीली चिड़िया कौन है? रात होते अमीर आदमी अपने शानदार मकान पर पहुंचा तो उसे जीवित देखकर सभी खुश हो उठे। अरे मालिक, आप तो जीवित लौट आए। क्या आपने उस राक्षस को मार डाला? हाँ, इनकी वजह से मेरी जान बच गई है। पर राक्षस नहीं मारा गया, वह भाग गया है। काली घाटी का महल कहाँ है? अमीर आदमी राम और बलराम को लेकर भीतर चला गया। कालू उनके पीछे पीछे जाने लगा तो नौकरों ने उसे रोका। अबे ओ कालिए, तू कहाँ जाता है? नौकरों को मालिकों के पीछे नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं तो उनका भाई हूँ। हा हा, मालूम है मेरे को। मालिक लोग अगर तेरे को भाई की तरह रखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तू उनके सिर पर ही चढ़कर बैठ जाए। चल, तू मेरे साथ चल। लेकिन भीतर अमीर ने दोनों भाइयों को अनेक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कराया। वह आपका तीसरा भाई कहाँ रह गया? बड़ा अच्छा स्वांग करता है वह हमारा भाई नहीं है, नौकर है। बचपन से बापू ने उसे पाला है, हमारे साथ ही पलकर बड़ा हुआ है। वो समझा, तभी तो मैं सोचता था कि उसका रंग रूप आप दोनों के रंग रूप से मेल क्यों नहीं खाता। आपने ठीक सोचा। दूसरी ओर कालू नौकरों को दिया जाने वाला खाना खाकर ही संतुष्ट था। एक रोटी और लो भाई, भूखे मत रहना। बस भाई, आज तुम्हारे नमक का बोझ मुझ पर चढ़ गया। दूसरे दिन अमीर आदमी राम बलराम को साथ लेकर राजा से मिला। आओ धनपति, तुम राक्षस के घर से जीत वापस आ गए। सुनकर आश्चर्य हुआ। मुझे पूरी कहानी बताओ। महाराज, मैं तो इन दो महान वीरों के कारण ही बच पाया हूँ। यह राम, यह बलराम, इन्होंने ही मुझे बचाया है। धनपति ने असली बात छुपाकर उनकी झूठी बड़ाई करते हुए राजा को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, हम अपने राज्य में आप जैसे वीरों का स्वागत करते हैं। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप हमारे अतिथि होंगे। महाराज, हम तो आपके सेवक हैं। ऐसे ऐसे राक्षसों को तो हम चुटकियों में मसल सकते हैं। बलराम ने सेगी बगारी। राजा ने दोनों को ऊंचा पद देकर अपनी सेना में रख लिया। एक दिन, राम बलराम, हमें तुम्हारी बहादुरी पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या महाराज, आप हुक्म कीजिए। हम अपनी जान पर खेलकर भी आपका हुक्म बजा लाएंगे। हमें तुमसे यही आशा थी, लेकिन हम सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाले या नहीं। महाराज, आप हुक्म तो कीजिए, हम खतरों से नहीं डरते। शाबाश, फिर तुम आज ही काली घाटी के महल पर चले जाओ। काली घाटी का महल? वहाँ क्या है महाराज? जिस राक्षस को तुमने मार भगाया था, वहाँ उसका बड़ा भयानक महल है। उसने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। वह हमारी बेटी प्रिय मोमंदा को भी उठा ले गया है। हमें बारी बारी से प्रतिदिन अपनी प्रजा का एक आदमी उसके भोजन के वास्ते भेजना पड़ता है। आज हमारी बारी है। हम चाहते हैं कि हमारी जगह तुम वहाँ जाओ और उसका खात्मा कर दो। राजा की बात सुनकर राम बलराम को पसीना आ गया, लेकिन उन्होंने पुन सेकी बगारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, हम उसका खात्मा कर देंगे। हम उसे कच्चा चबा जाएंगे। शाबाश, लेकिन इस बार तुम्हें उस राक्षस और उसकी पत्नी दोनों का सिर काट कर लाना होगा, तभी हम प्रजा का भय दूर कर पाएंगे। जो जो आज्ञा महाराज। हम उसकी गर्दन काट कर आपके चरणों में डाल देंगे। शाबाश, दोनों को खत्म करके ही लौटना, और मेरी बेटी प्रिय भवंता को भी उसकी कैद से छुड़ा कर लाना। सुना है उसने यहाँ से गए वीरों को मारकर या तो खा लिया है या उन्हें पक्षी बनाकर कैद कर रखा है। जी, बाप रे, कहाँ फंस गए। रास्ते में घबराहट के कारण राम बलराम के पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे। राम भैया, अब क्या होगा? उस राक्षस को मारने के चक्कर में हम तो बेमौत मारे जाएंगे। पिछली बार तो कालू ने हमें बचा लिया था। अरे हाँ कालू, तूने अच्छा याद दिलाया। चलो कालू को ढूंढते हैं, वह हमारा भाई है। कालू धनपति के यहाँ सेवक का कार्य कर रहा था। वे उसे खोजते हुए वहाँ जा पहुँचे।
हाय हाय, हमारे भाई की यह क्या दशा हो गई। हाँ देखो तो भैया, धनपति हमारे भाई से जूठे बर्तन साफ करा रहा है। कालू ने अपने भाइयों की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वह उसी तरह बर्तन मांजता रहा। बलराम, तूने भी कभी अपने छोटे भाई की खोज खबर नहीं ली कि वह किस हाल में है। भैया, मैं तो आपकी सेवा में ही लगा रहता था। मैंने समझा कि आपने कालू को धनपति के यहाँ किसी अच्छी नौकरी पर लगवा दिया है। मैं भी यही समझता था कालू भैया। क्या तू हमसे नाराज है? अरे हमारी ओर देख तो अभागे, क्या तू मैं भूल गया? हम तेरे बड़े भाई हैं। हमारी ओर देख भाई, तेरी याद में हम कितने दुबले हो गए हैं। हाँ वो तो देख ही रहा हूँ। तुम अपना मतलब बोलो। आज इतने दिनों के बाद कैसे याद आ गई मेरी? राम तुरंत जमीन पर बर्तनों के पास उकड़ू बैठ गया और जूठे बर्तनों की ओर हाथ बढ़ाया। राम राम। अरे राम, अरे तू कैसी बात कर रहा है रे? हम तेरे बड़े भाई हैं, तेरे दुश्मन थोड़े ही हैं। ला मैं तेरा काम निपटा दूँ जल्दी से। नहीं भैया, बर्तनों को हाथ मत लगाना। यह काम मेरा है, तुम अपने आने का मकसद बताओ। देखा भैया, कालू आखिर हमारा भाई है। कालू, बात यह है कि राजा का हुक्म हुआ है कि आज हम दोनों काली घाटी के महल में जाए। काली घाटी का महल? लेकिन राजा तुम्हें वहाँ क्यों भेजना चाहता है? क्योंकि वह स्थान उसी काल भैरव मंदिर वाले राक्षस का है। उसने यहाँ फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। राजा को रोज उसकी भेंट में एक आदमी चढ़ाना पड़ता है। उसे आदमी का मांस बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आज राजा की बारी थी, पर वह चाहता है कि उसकी जगह हम आ जाए। वहाँ राजा की बेटी प्रिय मंदा भी कैद में है। राजा चाहता है कि हम उसे छुड़ा कर लाए। कालू के फटकारने पर राम बलराम अपना मुंह लटकाकर वापस लौट गए। कालू उन्हें जाते हुए देखता रहा। एकाएक कालू गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। और अब तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारी जगह वहाँ जाऊँ? कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी जगह अपनी जान देने वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा। चले जाओ यहाँ से, स्वार्थी कहीं के। कालू के फटकारने पर राम बलराम अपना मुंह लटकाकर वापस लौट गए। कालू उन्हें जाते हुए देखता रहा। मतलबी कहीं के, आज मौत सिर पर नाच रही है तो भाई की याद आई है। मरो जाकर। मैं कतई मदद नहीं करूँगा, बाढ़ में जाए। लेकिन काली घाटी का महल नीली चिड़िया ने कहा था। सांझ होने से पहले एक रथ में बहुत सारा भोजन रखकर राज कर्मचारियों ने राम बलराम को रथ में सवार करा दिया। इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ तुमने? तुम तो बड़े बहादुर हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बार उस राक्षस और उसकी स्त्री को मारकर मेरी बेटी को वापस लाओगे। जी जी महाराज जी। दूसरे पल सारथी ने घोड़ों की पीठ पर चाबुक फटकार दिया। धीरे भाई, बाप रे। रथ तेजी से नगर के बाहर निकला और पहाड़ों की ओर जाने लगा। बूहू। मरो जाकर, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? क्यों भाई, राजा के सामने तो तुम बड़ी बड़ी डींगे आका करते थे, अब क्यों आंसू बहा रहे हो? हमसे बड़ी भारी भूल हो गई सारथी भैया। किसी तरह हमारी जान बचा लो, हमें राज्य के बाहर पहुंचा दो। बूहू। रथ के पीछे पीछे चलता हुआ मैं आसानी से काली घाटी के महल तक पहुंच जाऊंगा। हूँ, और तुम्हारी जगह मैं अपनी जान गंवा दूं? नहीं, यह नहीं हो सकता। पहले भी जो गए आज तक लौट कर नहीं आए। राम भैया, मुझे बड़ा डर लग रहा है। वह राक्षस तो बड़ा भयानक है। थोड़ी देर बाद एक विशाल महल के बाहर जाकर रुका। थोड़ी देर बाद रथ एक विशाल महल के बाहर जाकर रुका। चलो उतरो जल्दी, इससे पहले कि राक्षस यहाँ आ जाए। मुझे वापस निकल जाना है। हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ सारथी भैया, हम मारे जाएंगे। खाने पीने का सामान और दोनों को उतारकर सारथी अपना रथ वापस भगा ले गया। तभी महल के पीछे से दो भयानक चेहरे उभरे और राम बलराम की ओर देखने लगे। अब क्या होगा भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब डरता है? वहाँ राजा के सामने तो बड़ी डींगे मार रहा था। अब जो होगा देखा जाएगा। चलो, राक्षस के आने से पूर्व हम कहीं छिप जाते हैं। राम की बात सुनकर सहसा राक्षस हताश कर उठा।
हा हा हु ही आदमी का मांस। राम और बलराम भयभीत हो उठे। बाप रे, ये तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। हा हा, मुझे इन राक्षसों से बचाओ भैया। इनके भयानक दांतों की ओर देखो, यह हमें कच्चा ही चबा जाएंगे। राक्षस और उसकी पत्नी महल की छत से नीचे कूद पड़े। ही, भाग कर कहाँ जाओगे, भागो। राक्षस ने राम और बलराम दोनों को दबोच लिया। हा हा, आज देवता की भेंट चढ़ाकर तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा। स्वामी, मैं आग जलाती हूँ, मुझको बड़े जोरों की भूख लगी है, इन्हें भून कर खाएंगे। राक्षस ने दोनों को एक खंभे से बांध दिया और राक्षस की स्त्री मैदान में आग जलाने लगी। जल्दी कर, मेरे पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। तुमसे ज्यादा तो मुझे भूख लगी है। उसी समय छिपता हुआ कालू उस भयानक महल के पिछले दरवाजे से महल में घुसा। वे दोनों आगे की ओर हैं, देखता हूँ शायद कोई रास्ता निकल आए। महल में चारों तरफ भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। जगह जगह हड्डियाँ और जानवरों के मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। कितनी घिनौती जगह है। कालू थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बड़े और भयानक चमगादड़ ने अचानक कालू पर आक्रमण कर दिया। ची 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 ची। चमगादड़ पलट कर उड़ा और घूमकर उसने दोबारा कालू पर हमला कर दिया। ची ची। अच्छा, तो उन दोनों से पहले तुझे खत्म करना होगा। उधर महल से बाहर राक्षस और उसकी स्त्री महल के भीतर से आती हुई आवाज को सुनकर चौंके। ची ची, ये आवाज कैसी है? पता नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। भीतर महल में चमगादड़ जैसे ही कालू के करीब आया, उसने अपना चाकू उसके पेट में घुसेड़ दिया। ची ची। खच। तभी कालू ने राक्षस को भीतर आते हुए देखा तो वह दौड़कर एक खंभे के पीछे छिप गया। अरे, मेरे चमगादड़ को किसने मारा? कौन है यहाँ? हाँ हाँ, जो भी यहाँ छिपा हो सामने आ जाए। मुझे सामने मत बुला, मैं तेरा काल हूँ। तूने मेरी भेंट को मुझे नहीं दिया, अतः अब मैं तुझे ही खाऊंगा। नहीं देवता, ओ। राक्षस कालू को देखकर डर गया और उल्टे पैरों बाहर की ओर भागा। ठहर जा, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। भागता कहाँ है? आज मैं तेरी भेंट जरूर लूंगा। नहीं। नहीं क्या? मैं भूखा हूँ। राक्षस भीतर से भागकर बाहर आया। भागो, भीतर देवता ने चमगादड़ को मार डाला है। अब वह हमारी भेंट लेने आ रहा है। क्या? राक्षस राक्षस और उसकी स्त्री सिर पर पैर रखकर भागे। लगता है देवता हमसे अभी तक नाराज हैं। वह यहाँ भी आ गया, अब हम कहाँ जाएंगे? उसी समय कालू महल से बाहर आया तो उसके दोनों भाई खुशी से चीख पड़े। कालू, अरे यह तो हमारा भाई कालू है, बड़े भैया। हाँ, इस बार फिर इसने हमारी जान बचाई है। कालू ने बिना कुछ कहे दोनों के बंधन काटे। हमें मालूम था कि हमारा भाई हमें बचाने जरूर आएगा। हमने तुझे बहुत दुख दिए हैं भैया, हमें माफ कर दो। दोनों को खोलकर कालू महल में जाकर चमगादड़ की लाश को घसीटकर बाहर लाया। लो, इसे ले जाओ और राजा को इसे दिखाकर कहना कि तुमने राक्षस को मार डाला है। पर यह तो चमगादड़ है कालू। राजा से कह देना कि यह राक्षस काली घाटी के महल में चमगादड़ के रूप में ही रहता था और मैं अभी यहीं रहूँगा, तुम जाओ, मुझे राजकुमारी को खोजना है। राम और बलराम चमगादड़ को पीठ पर लाद कर चल दिए। बलराम, कहीं यह पागल तो नहीं हो गया है जो मरने के लिए महल में रुक रहा है? और हाँ, अगर राजा ने राजकुमारी के बारे में पूछा तो राजा से कह देंगे कि राक्षस राजकुमारी को मारकर पहले ही खा गया था। दोनों भाइयों के जाने के बाद कालू महल का एक एक कमरा देखने लगा। एक जगह उसने तहखाने में जाती हुई सीढ़ियाँ देखी। यह सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है? नीचे चलकर देखना चाहिए। कालू तहखाने की सीढ़ियाँ उतरकर एक बहुत बड़े हाल में पहुंचा। अरे, पिंजरों में बंद ये कैसे पक्षी हैं? और यह नीली चिड़िया भी यहाँ कैद है। हे बोले लड़के,
क्या राक्षस ने तुझे भी कैद कर लिया है? पर तुम्हें तो। कालू चिड़िया के नज़दीक पहुंचा। नहीं, मुझे राक्षस ने कैद नहीं किया है नीली चिड़िया। वह तो मुझे भैरव बाबा समझकर भाग खड़ा हुआ है। खामोश रहो। इस तोता मैना में राक्षस और उसकी पत्नी के प्राण बंद हैं। अगर इन्होंने सुन लिया कि तुम देवता नहीं हो तो राक्षस को पता चल जाएगा। नीली चिड़िया की बात सही थी। कालू की बात सुनकर तोता फड़फड़ाने लगा था। मैना चीखने लगी थी, टक टक टक, चींची चींची। उधर भागते भागते राक्षस और राक्षसनी एकाएक ठिठक कर रुक गए। ठहरो, हमारे साथ धोखा हुआ है। वह काला लड़का देवता नहीं है। वापस चलो। वह तहखाने में दाखिल हो गया है। कहीं वह हमारी गर्दन न मरोड़ दे। हे मसान बाबा, मैं तो पहले ही कहती थी कि वह देवता नहीं है, पर तुम ही डर कर भाग लिए। दूसरे क्षण राक्षस और राक्षसनी वापस महल की ओर दौड़ पड़े। जल्दी आओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ स्वामी। उधर महल में नीली चिड़िया ने तोता और मैना को फड़फड़ाते और चीखते देखा तो कालू से बोली, गजब हो गया भोले लड़के, राक्षस को तुम्हारी असलियत पता चल गई है। राक्षस और उसकी स्त्री अब जरूर वापस लौट रहे होंगे। आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। नीली चिड़िया ने उसे चेतावनी दी। हे भोले लड़के, उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। इन पिंजरों को देख रहे हो? इनमें जितने भी पक्षी हैं सभी मेरे पिता के वीर नौजवान हैं। ये सभी राक्षस को मारने आए थे, पर उसने इन्हें पक्षी बना दिया। पर तुम तो आज़ाद थी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारा असली परिचय क्या है? मैं यहाँ के राजा की लड़की प्रिय ममंदा हूँ। वह मुझे भी चिड़िया बनाकर यहाँ लाया था, पर एक दिन मैं आज़ाद होकर उड़ गई, लेकिन उसने देवता को बलि चढ़ाकर मुझे फिर से पकड़ लिया। ओ फिर मैं अब क्या करूँ? तुम्हें कैसे बचाऊँ? लगता वह जादू भी जानता है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अगर तुम इस तोते और मैना की गर्दन मरोड़ दो तो वे दोनों मर सकते हैं, पर तुम उन तक पहुँचोगे कैसे? किसी भी तरह मैं उन तक जरूर पहुँचूंगा। एक पल भी गवाए बिना कालू ने दौड़कर खोलते हुए पानी के ऊपर छलांग लगा दी। जय काल भैरव। नहीं। कालू ने उछलकर उस जंजीर को पकड़ लिया जिसमें तोता मैना के पिंजरे लटके हुए थे। ची ची, टक टक। फिर कालू फुर्ती से उछलकर एक पिंजरे पर बैठ गया। कितना ही चीखो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय राक्षस और राक्षसनी भागते हुए वहां आ गए। धोखेबाज, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नीचे उतर। मैं तेरे को कच्चा चबा जाऊंगी, नीचे आ। कालू मुस्कुराया। तू मुझे कच्चा चबाएगी न, तो ले पहले तू ही मर। आ। राक्षस घबरा गया। नहीं नहीं, मेरी गर्दन मत मरोड़ना। मैं तुम सबको आज़ाद कर दूंगा। मेरी जान बख्श दो। भाई, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। बख्श दूंगा, लेकिन पहले तू अपने जादू के प्रभाव से इन सभी पक्षियों को मुक्त करके इन्हें इनके असली रूप में ला। राक्षस ने अपने दोनों हाथों के पंजों को फैलाकर पिंजरों की ओर किया तो एकाएक सफ़ेद धुआं सा उठा और उस धुएं में सारे पिंजरे डूबने लगे। जय काल भैरव, इन्हें इनके असली रूप में ला। तभी, हे भोले लड़के, इस दुष्ट की बातों में मत आना। इसे खत्म कर दो, वरना यह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एकाएक राक्षस कालू पर झपटा, पर तभी कालू ने तोते की गर्दन मरोड़कर उसे खोलते हुए पानी में फेंक दिया। तू भी मर। आ। तब जंजीर को झूला दे कालू खोलते हुए पानी के बाहर सूखी धरती पर कूद पड़ा। जय काल भैरव। आहा, यह बहादुर भी है और सुंदर भी। कई नौजवानों ने आगे बढ़कर कालू को घेर लिया। तुम बहादुर हो नौजवान। तुमने हमारी राजकुमारी प्रिय ममंदा और हमारी जान बचाकर हमें अपना गुलाम बना लिया है। यह तो मेरा फर्ज था भाई। दूसरी ओर कालू के दोनों भाइयों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, वह राक्षस चमगादड़ के रूप में उस महल में रहता था। हमने उसे मार डाला है। यह उसकी लाश है।
मूर्खो, ले जाओ इसे मेरे सामने से, यह राक्षस नहीं हो सकता। अगले पल राजा ने अपने सेना नायक को आदेश दिया, इन मूर्खों को पकड़कर कारागार में डाल दो, ये झूठे मक्कार और धोखेबाज हैं, ले जाओ इन्हें। जो आज्ञा महाराज। दया कीजिए महाराज। उनके जाने के बाद राजा सोच में डूब गया। हे भगवान, क्या मेरी बेटी प्रिय ममता उस दुष्ट राक्षस की कैद से कभी आज़ाद नहीं होगी? क्या वह दुष्ट राक्षस और उसकी पत्नी कभी न मारे जाएंगे? धीरज रखिए महाराज। उसी समय कालू राजकुमारी प्रिय ममता और कई प्रमुख नौजवानों के साथ वहां आया। महाराज की जय हो महाराज, आपकी बेटी प्रिय ममता आपके सामने है और वह दुष्ट राक्षस भी मार दिया गया है। पिताजी, मेरी बेटी। अपनी बेटी से सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने कालू को प्रसन्नता से निहारते हुए कहा, बेटा, मुझ पर तुम्हारा बड़ा उपकार है। तुमने मेरी बेटी का जीवन बचाया है। अब इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। मैं इसका हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। अपने राम बलराम भाई की ओर से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप उन्हें छोड़ दीजिए। राजा ने राम बलराम को मुक्त कर दिया और अपनी बेटी की शादी कालू से कर दी। कुछ भी हो, हमारा भाई है बहादुर और मेहरबान भी, वरना हम सारी जिंदगी कारागार में चक्की पीसते। दूसरे दिन कालू ने राजकुमारी के साथ भैरव बाबा के मंदिर में जाकर सोने का तोड़ा चढ़ाया। बाबा, मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करो। मैं यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। बाबा, मेरे स्वामी की मुराद जरूर पूरी करना। फिर एक दिन जब भैरव बाबा का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया तो कालू ने महाराज और राजकुमारी प्रिय ममता के साथ मंदिर में पूजा की। बोलो भैरव बाबा की जय जय। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।